हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटे सामाजिक ज्ञान में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें 2.4 का 2.1.4 इसमें देखिए समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, इसके आंसर क्वेश्चन की पीडीएफ आज हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जो अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं है, एडिशनल लेवल पे इनको भी आपकी अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। तो सही ऑप्शन जो है गोदावरी। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, तो वह है आपका गोदावरी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान की उत्पत्ति किस क्रिया से हुई है, तो वह है निमज्जन। क्या आएगा आपका, निमज्जन। उसके बाद पश्चिमी तट में गिरने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती है। ठीक है, तो वो कहलाता है एस्चुरी। पश्चिमी तट में गिरने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती है, एस्चुरी। मुंबई बंदरगाह किस मैदान पर स्थित है, कोंकण मैदान पर। क्या आएगा, कोंकण मैदान पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो है विशाखापट्टनम। ठीक है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, विशाखापट्टनम। उसके बाद जो है आपका पूर्वी तटीय मैदान की उत्पत्ति किस क्रिया से हुई है, तो है आपका उन्मज्जन। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान की उत्पत्ति किस क्रिया से हुई है, उन्मज्जन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नदी पूर्वी समुद्र तट में गिरती है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा ये सभी, महानदी, गोदावरी, कावेरी। ठीक है, तीनों नदियाँ जो होती है वो पूर्वी समुद्र तट में गिरती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में। फिर अगला जो है आपका सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो है आपका चिल्का लेक। कौन सा आपका, चिल्का लेक। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 9, पूर्वी तटीय मैदान के सबसे दक्षिणी हिस्से को क्या कहते हैं। क्या पूछा गया है कि पूर्वी तटीय मैदान के सबसे दक्षिणी हिस्से को क्या कहते हैं, तो है आपका कोरोमंडल। क्या कहलाएंगे, कोरोमंडल। ठीक है, फिर अगला है पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी बस्तियां कहाँ बनाई। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी बस्तियां कहाँ बनाई, तो सही ऑप्शन आपका आएगा गोवा। क्या आएगा आपका, गोवा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे खालिस्तान अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या आएगा खालिस्तान में, पोर्ट ब्लेयर। सेकेंड नंबर लक्षद्वीप खालिस्तान सागर में स्थित है, तो है अरब सागर में। कहाँ पे, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दमन से गोवा तक के मैदान को खालिस्तान का मैदान कहते हैं, तो आएगा आपका कोंकण। ठीक है, किसका मैदान कहेंगे, कोंकण के मैदान। नंबर 4, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ मुहानों पर खालिस्तान का निर्माण करती है, तो आएगा डेल्टा। क्या आएगा आपका, डेल्टा। फिर अगला क्वेश्चन है, समुद्र के जल स्तर में हमेशा बदलाव होता रहता है, जब स्तर बढ़ता है तब खालिस्तान और जब घटता है तो खालिस्तान कहते हैं। तो जब स्तर बढ़ता है उनको ज्वार कहते हैं और स्तर घटता है उसको हम भाटा कहते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा। नंबर 6 है, पश्चिमी तट की औसत चौड़ाई मात्र 64 किलोमीटर है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है, 64 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 64। नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र खालिस्तान है, वह है मुंबई हाई। क्या है आपका, मुंबई हाई। और खालिस्तान खनिज तेल के भंडार यही हैं, कावेरी। तो पहला में आ गया मुंबई हाई, दूसरा में आपका कावेरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प और खालिस्तान हो गया। फिर आपका जो पार्टी का जो प्रश्न उत्तर के अंतर्गत देखिए यहाँ पे उचित संबंध को देख लीजिए। यहाँ पे जल्दी इसको भी देख लेते हैं। एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ जो है आपका नर्मदा, ताप्ती है। डेल्टा बनाने वाली नदियाँ जो है आपका कृष्णा, गोदावरी है। पश्चिमी तट का बंदरगाह जो है आपका कोच्चि है। ठीक है, पश्चिमी तट का बंदरगाह कोच्चि है और पूर्वी तट की बंदरगाह जो है आपका मछलीपट्टनम है। लैंगून झील जो है आपका पुलिकट। ठीक है,
उसमें सबसे बड़ी झील जो है आपका वो है आपका चिल्का लेक। ठीक, फिर देखिए आप अति लघु क्वेश्चन में तट किसे कहते हैं, तो समुद्र जहाँ जमीन से मिलता है उसे तट कहते हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ पे समुद्र और जमीन जो है धरातल जो है मिलते दिखाई दे वो तट कहलाता है। गोवा में मंगलापुरम बेंगलुरु तक के मैदान को क्या कहते हैं, तो इस मैदान को कर्नाटक या मैसूर का मैदान कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ऊपर देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है कोंकण मैदान किसे कहते हैं, तो दमन से गोवा तक के मैदान को कोंकण मैदान कहते हैं। मुंबई बंदरगाह इसी मैदान पर स्थित है। ग्रेट निकोबार किसे कहते हैं, तो निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग को ग्रेट निकोबार कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है, पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई जो है 64 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है 265 द्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है टोटल जो है 265 द्वीप है। ये रहा आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। फिर देखिए लघुत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरे देश से आने वाले व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ तटीय मैदानों पर ही स्थापित की थी, क्यों, विचार कीजिए। तो दूसरे देशों से आने वाले व्यापारियों ने अपनी कोठियाँ तटीय मैदानों पर ही स्थापित की थी क्योंकि पहला तटीय मैदानों को व्यापारिक दृष्टि से विशेष महत्व था। प्राचीन काल से ये तट विदेशों से व्यापार का केंद्र रहे। दूसरा, तटीय क्षेत्र में व्यापार के लिए सामान लाना और भारत से एकत्रित किया हुआ सामान बाहर भेजना आसान था। तटीय मैदान सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। विदेशियों को अपने देश से सैनिक सहायता प्राप्त करने में सुविधा होती थी तथा संकट के समय तटीय मैदानों से आसानी से समुद्र क्षेत्रों में भाग भी सकते थे। और चौथा जो है आपके तटीय मैदानों में बहुत सारे उत्पाद होते थे जैसे मसाले आदि, इनकी यूरोपीय लोगों की आवश्यकता होती थी, इसलिए यहीं उन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, इसको भी अपनी कॉपी में आपको कंप्लीट करना है। यह मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो अरब सागर एवं पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है। इसको 1 to 6 पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मैं सीधा आंसर क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ओके, तो तटीय मैदान आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण तटीय मैदान संपूर्ण तटीय मैदान आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संपूर्ण तटीय मैदान आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण मैदान बहुत उपजाऊ है। मैदान के चौड़े भागों में चावल, नारियल एवं गन्ना की खेती होती है। तटों पर नारियल, सुपारी, रबर, केले व गरम मसाले की खेती होती है। पहाड़ी झरनों पर काजू, कौवा, चाय व गरम मसाले के बगीचे लगाए जाते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमक तैयार किया जाता है। यहाँ मछली पकड़ने का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। सीप से मोती निकालने का कार्य भी किया जाता है। कहीं कहीं तटीय क्षेत्रों में विशेषकर गुजरात तट पर मोती हेतु सीप पालन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ तक अब इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक से इसको कर लेना। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, तटीय मैदानों में घनी आबादी क्यों पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तटीय मैदानों में घनी आबादी निम्नलिखित कारण से पाया जाता है। यहाँ पे पहला, मृदु जलवायु। तटीय क्षेत्रों की जलवायु मृदु है, अर्थात न तो यहाँ अधिक ठंड पड़ती है और न ही अधिक गर्मी, इस कारण यहाँ लोगों की बसाहट अधिक होती है। फिर देखिए, तटीय मैदान प्राकृतिक सौंदर्य की घनी है, साथ ही यहाँ स्वास्थ्यवर्धक भी है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। थर्ड नंबर है संपूर्ण मैदान बहुत उपजाऊ है। यहाँ चावल, नारियल, गन्ना, सुपारी, रबर और गरम मसालों की खेती होती है। यहाँ की पहाड़ी ढलानों पर काजू, कहवा और चाय की खेती होती है, इसलिए यहाँ पे जो होती है घनी आबादी पाई जाती है।
चौथा नंबर, यहाँ मछली पकड़ने के व्यवसाय में लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। पाँचवा नंबर देखिए यहाँ पे कि कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ इन क्षेत्र पाए जाते हैं। बड़े तेल उत्पादक केंद्र भी इन्हीं क्षेत्रों में है। मुंबई व्यावसायिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ करोड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। और छठवां नंबर है, विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी यह मैदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का 90% विदेशी व्यापार इन्हीं तटों से संपन्न होता है। उपयुक्त कारणों से हम कह सकते हैं कि तटीय मैदानों में आबादी घनी बसी हुई है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5, तटीय मैदानों पर बसे मछुआरों को समुद्र से मछली पकड़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत हो पड़ती है, ये चीज़ें वे कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इनको भी आप अपनी कॉपी में जो अच्छी तरीके से इनको देख के लिख लेंगे। ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, अपने शब्दों में छोटे मछुआरों की दिनचर्या का वर्णन करिए। यहाँ पे दिया हुआ है, इनको आप जूम करके जो है के बारीकी से आप इसको देख के लिख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मछुआरों को अपने व्यवसाय में किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। तो समुद्र में मछली पकड़ना न केवल मेहनत का काम होता है बल्कि जोखिम भरा होता है। मछुआरा जब समुद्र में जाता है तो उसका वापस ज़मीन पर लौटना निश्चित नहीं रहता। सो वह कभी भी अचानक तूफान में फंस सकता है, या फिर उसकी नाव किसी चट्टान में टकराकर चूर हो सकती है, या फिर वह किसी आदमखोर मछली का शिकार हो सकता है। इसलिए मछुआरों का व्यवसाय जो होता है वो महत्वपूर्ण जोखिम से भरा होता है। नंबर 8 देखिए, किन महीनों में अधिक मछली पकड़ी जाती है, कारण भी बताइए। तो मई जून से सितंबर तक समुद्र में अधिक मछली पकड़ी जाती है। इसका कारण यह है कि मछलियाँ उन समुद्र किनारों पर अधिक आती है जहाँ खारा या मीठा दोनों मिलते हैं। मई जून से सितंबर तक नदियों में पानी अधिक आने की वजह से समुद्र किनारों पर मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति रहती है। सो इसके आसपास जो होता है समुद्र के गहरे क्षेत्र में जो है वो चली जाती है। इसके बाद नंबर 9 है, मशीन युक्त नावों से क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये ठीक है, इसको देख लीजिए। तो इनके जो मशीन युक्त नाव के फ़ायदे और मशीन युक्त नाव के नुकसान ये दिया हुआ है, दोनों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। और फिर देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपका, लक्षद्वीप समूह के वन का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो लक्षद्वीप समूह की जलवायु उष्ण आर्द्र है, इसलिए इसमें उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन, सदाबहार वन मिलते हैं। ये वन घने होते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष महोगनी, एम्बोनी, रोजवुड, ताड़, बांस आदि है। समुद्री किनारों पर ज्वारी वनस्पति एवं नारियल के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। ये आपकी जो पाठ्यगत प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। नीचे जो 11 नंबर दिया हुआ है वो अदर एक्टिविटीज़ में प्रश्न है, इनको आपको नहीं करना है। केवल 10 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, दैट्स ऑल।